नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। हमारे साथ संजय सर हैं। स्वागत और अभिनंदन। आज खबरों का है जखीरा। बिल्कुल। एक खबर होती तो हम कहते कि पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन खबरें इतनी है कि पोस्टमार्टम करेंगे तो कल तक नहीं कर पाएंगे, इसलिए जखीरा का अंतिम संस्कार करेंगे। पोस्टमार्टम नहीं कर पाएंगे, एक जगह इकट्ठा करेंगे और जल प्रवाह कर देंगे। इस समय बाढ़ आई हुई है। सही बात है। अब खबरें क्या क्या है। पहला तो यह है मेरा मानना कि सरकार अब चौतरफा घिर चुकी है, संकट आ चुका है। बिल्कुल। मुझे नहीं मालूम ये संकट किस करवट बैठेगा, क्योंकि जब कहते हैं कि बुरा वक्त आता है तो गीदड़ भी गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। तो ये बुरे वक्त में कई चीजें सामने आ रही हैं धीरे धीरे। अब चुनाव आयोग पर राहुल गांधी आज दिन में 300 से ज्यादा सांसदों के साथ कूच करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर मेरी खबर उन तक पहुंचे, संजय सर की पहुंचे, तो वो अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उनके जो मेन सांसद हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के या ममता बनर्जी के या सीपीएम के जो सांसद हैं या फिर और पार्टियों के जो सांसद हैं, सब लोग रिक्शा खरीदें, मतलब किराए पे लें या कुछ करें, और उस रिक्शे पे वो 7 फीट ऊंचे कागज के बंडल ला दें और चलाते हुए राहुल गांधी रिक्शा लेके जाएं। जनता समझ रही है सब कुछ, लेकिन समझना नहीं चाहती। अब ऐसे में सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव आयोग पर ही राहुल गांधी नहीं, एसआईआर पर तेजस्वी यादव भिड़ गए हैं। वो कह रहे हैं ये 2 डिप्टी सीएम को उन्होंने नोटिस करा दिया, मजबूरन करना पड़ा। अब हमारे एक साहब हुआ करते थे जो किसी को बोलने ही नहीं देते थे, अब उनकी हम आवाज सुनने को तरस रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ओ धनखड़ साहब कहां हो? बैठ जाइए, कहीं तो बता दीजिए, आके कोई तो बैठ जाए। कोई कह नहीं रहा सदन में। उधर सतपाल मलिक साहब की आवाज ही बंद हो गई बेचारे की। जो बोलता था वो बोल नहीं पा रहा है, और जो कुछ कहना चाहते थे वो इतने डूब चुके थे कि लोग उनकी बात पर भरोसा नहीं कर पाए, और वो अंतिम संस्कार भी हो गया उनका। न सम्मान मिला, न जो स्वाभिमान था वो बचा। सतपाल मलिक एक अलग तरीके का नेता थे, उनकी एक अलग पहचान थी, और छोटा मोटा पद नहीं रहा। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बरसों रहे, 3-4 राज्यों के राज्यपाल रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, और उसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार के वक्त सलामी भी नहीं मिली। लेकिन फिर हम चले जाते हैं तो तुलसीकृत रामायण की एक चौपाई फिर याद आ जाती है, जो जस करे सो तस फल चाका, कर्म प्रधान विश्व रचिराक। ऐसा नहीं है हम लोग यहाँ बात करते हैं, हम लोग कल कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस से भी सवाल करेंगे। ये हमारा ब्लड में समाहित है, सरकार से सवाल कर। और अगर हमें कांग्रेस सरकार से सवाल करने में कोताही बरते तो हमें भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। और इसका सबूत मैं ऐसे नहीं दे रहा हूं। मेरी वेबसाइट पे चले जाइए, उस समय यूट्यूब पे जो वीडियो थे वो तो चले गए, अब चैनल ही डिलीट हो गया, तो कोई सबूत बचा नहीं मेरे पास। लेकिन जो सबूत है तो बाकायदा अखिलेश यादव की सरकार में हमने सवाल किए, ममता बनर्जी पर हमने सवाल किए, आज भी करते हैं। कांग्रेस पर जहां जहां सरकार है वहां हम सवाल करते हैं, हम भाजपा से भी सवाल करते हैं। इससे चाहे आप कुछ भी मान लीजिए। संजय सर, खबरों की जखीरा बहुत बड़ा है। अब हमने 4-5 खबरें आपको गिरा दी, एक और खबर है जो हम पर वीडियो डिलीट करवा दिए कि 6 नहीं गिरे हैं, अब 6 की खबर छप गई। तो क्या मेरा चैनल वापस होगा? ये मेरा भी सवाल है। अब सब कुतर्कों पर उतर आए, इन कुतर्कों का क्या जवाब है आपके पास? नहीं,
मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मामला बहुत दिलचस्प हो गया है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जो है कमजोर पड़ रहे हैं, तो उन पे हमले बढ़ गए हैं या उनको घेरा जा रहा है। हो सकता है घेरने के लिए माने या ऐसी स्थिति हो गई थी कि उनके समर्थन में भी जो कुछ किया जा रहा है वो लगता है कि फंसाने के लिए ना किया गया हो। तो क्या है, सो मामला दिलचस्प है, लेकिन जो भी खबरें मैंने कल तक जो अखबार में छपी थी और बाकी जो चर्चा में है, कुछ छपी कुछ नहीं छपी। अमूमन मैं पहले पन्ने की खबरों की चर्चा करता हूँ, लेकिन आज बहुत दिलचस्प खबरें हैं, कई सारी हैं, तो सबको देखते हैं, थोड़ा बहुत सबकी चर्चा करते हैं, देखते हैं आप कुछ आपने बताया उसको भी देखते हैं कि वो भी कैसे क्या है, या उसको मैं उन खबरों को मैं कैसे देखता हूँ। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी वाला मामला है, जो चुनाव आयोग की उन्होंने ऐसी तैसी कर रखी है, और चुनाव आयोग चाहे घबराहट में, चाहे काम करता हुआ दिखने के लिए, चाहे राहुल गांधी को डराने के लिए, अब वो क्या कर रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो सब हास्यास्पद ही है। उसको मैंने एक शब्द में अगर कहना हो तो हास्यास्पद ही कहा जाएगा। मैंने बेवकूफी और मूर्खता कहना थोड़ा उचित नहीं है, तो हास्यास्पद तो जरूर कहा जा सकता है। तो अब उसमें राहुल गांधी ने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसमें उन्होंने दिखाया था कि एक महिला का वोट नाम 2 जगह है, और उन्होंने एक जो स्क्रीनशॉट दिखाया था उसमें एक टिक लगा हुआ निशान दिखाया था और कहा था कि एक महिला ने 2 बार वोट किए हैं। और अब उसी के लिए चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस दिया है कि आपने कहा कि 2 बार वोट दिए हैं, कैसे वोट दिए हैं, क्योंकि वो महिला तो कह रही है कि हमने एक ही बार वोट दिया है। और यह तो हास्यास्पद ही है कि अगर किसी ने 2 बार वोट दिया होगा तो क्यों कहेगा कि हमने 2 बार वोट दिया है, पहली बात। और दूसरी बात, 2 बार वोट दिया है कहने का मतलब ये थोड़ी है कि एक ही आदमी जाके 2 बार वोट देगा। आप निशान लगाते हो और वो आदमी एक दिन में तो दोबारा वोट दे नहीं सकता, वो तो महीने 1.5 महीने बाद वो निशान खत्म होगा तभी वोट देगा। और आप जानते हो अगर कि उसका कोई तरीका है उसको मिटाने का, या हम लोग जानते हैं कि आजकल प्लास्टिक का कवर आ गया है, उसको लगा करके आप फिर चले जाइए और दोबारा डालाइए। तो जो कुछ भी है, अगर उसी ने दोबारा दिया है तो वो स्वीकार क्यों करेगा, लेकिन दोबारा देने के तरीके हैं और लोग देते हैं। तो अब ये साबित कैसे होगा, जो राहुल गांधी ने वो दिखाया टिक किया हुआ, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का दस्तावेज है, और चुनाव आयोग का दस्तावेज है, तो चुनाव जब हो रहा होता है तो एक अधिकारी टिक लगाता है कि कौन कौन वोटर आया। तो अगर किसी का नाम 2 जगह है और टिक लगा हुआ है कि ये इनका वोट पड़ गया, मतलब पड़ गया। अब आप उसको कहिए कि नहीं मेरा नहीं है, सरकारी नहीं है, या आपको कहां से मिला, तो वो सब का कोई मतलब नहीं है, और उससे बात साबित हो गई है राहुल गांधी की। अब जबरन उसको खींचा जा रहा है, और खींचने में हो सकता है कि राहुल गांधी अपनी बात साबित न कर पाए, लेकिन इस पे यकीन कौन नहीं कर रहा है। और राहुल गांधी को साबित करने के लिए अगर इस तरह से घेरा जाएगा और उन्होंने साबित कर दिया तो चुनाव आयोग क्या करेगा, दोनों दिलचस्प होने वाला है। तो मतलब चुनाव आयोग जो कर रहा है वो अपनी कोशिश में अपनी तरफ से ये सोच रहा हो कि राहुल गांधी फंस जाएंगे या हम बच जाएंगे, तो इतने बढ़िया से राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं कि अब ये तो कोई नहीं मानेगा कि चुनाव आयोग दूध का धुला हुआ है और राहुल गांधी के आरोप हवाई हैं या बिना कुछ कहे। राहुल गांधी मेहनत की है, उसमें कुछ साबित हो ना हो, आप मानिए ना मानिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने ऐसे ही कहा। खासतौर से इसलिए कि जो आरोप राहुल गांधी ने महादेवपुरा के लिए लगाए हो, वो बिहार में एसआईआर के बाद वही सारी चीजें दिखाई दे रही। और राहुल गांधी अब ये जब तेजस्वी ने कहा कि मेरा नाम नहीं है, तो तेजस्वी को कह दिया गया कि आपका 2 वोटर कार्ड या 2 एपिक कैसे है, 2 वोटर आई कार्ड आपके पास कैसे हैं। आज तेजस्वी ने कह दिया कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के भी हैं। अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री के भी खास है, तो उनके पास कैसे है, तो उनको भी नोटिस दो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करो, और उनके खिलाफ कार्रवाई आप करोगे नहीं तो तेजस्वी के खिलाफ क्या करोगे। या वैसे भी बहुत लोगों के नाम 2 जगह है, किसके किसके खिलाफ कार्रवाई करते, तो वो सब होना नहीं था। लेकिन चुनाव आयोग ने पंगा लेकर या तेजस्वी को ये कहे कि आपका 2 है और अब हम कार्रवाई करेंगे, खुद ही फंस गया। क्योंकि इतनी सारी गड़बड़ियां हैं कि पता नहीं कैसे चुनाव आयोग मान नहीं रहा है, या मुझे लग रहा है कि उसको अंदाजा ही नहीं है कितनी गलती है, जो कुछ भी हो। तो मैंने चुनाव आयोग वाला मामला बहुत मुश्किल स्थिति में है, और हर तरह से जो है चुनाव आयोग फंसा हुआ है। तो ये जो राहुल गांधी के जो 5 सवाल थे, उसके जवाब में चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको वोटर ये मशीन रीडेबल वो नहीं देना है, या सुप्रीम कोर्ट में आप
हार गए थे चुनाव, या जो कुछ भी फैसला हो, पुराना मामला है, कमलनाथ का केस था, और कमलनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देने की जरूरत नहीं, जैसे भी है। तो राहुल गांधी को जो जवाब दिया जाना था चुनाव आयोग को, तो सीधा जवाब कहा जाना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग ये कहने की बजाय जो कुछ भी कहा था या जो भी लीपापोती की थी, उसके जवाब में कमलनाथ ने कहा है कि तब ये भी आश्वासन चुनाव आयोग ने दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे वगैरह वगैरह, जो नहीं हो रहा है। तो चुनाव आयोग अपने ही जवाब के बाद फिर फंस गया है। तो इस तरह से चुनाव आयोग बुरी तरह से फंसता जा रहा है दोनों मामले में, माने कर्नाटक वाले मामले में भी और बिहार के एसआईआर वाले मामले में ही। तो एक तो चुनाव इससे लग रहा है कि सरकार की हालत कमजोर है, मतलब सरकार मतलब प्रधानमंत्री और अमित शाह ही हैं, तो अमित शाह कुछ बोल नहीं रहे हैं, या जो बोल रहे हैं वो उतनी चर्चा में नहीं है, बाकी खबरें ज्यादा चर्चा में हैं। और उसी में यह है कि अपने उपराष्ट्रपति ने 20-21 तारीख को इस्तीफा दिया था, आज 20 दिन हो गए, करीब 20 दिन से ज्यादा हो गए, और उनका पता नहीं है कि कहाँ है। मतलब अव्वल तो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से हुआ था, तो उनको अस्पताल में होना चाहिए था या घर में स्वास्थ्य लाभ कर रहा होना चाहिए था। वो घूमने फिरने या लापता होने की स्थिति में तो नहीं थे, और अगर लापता है वाकई तो चिंता की बात है कि वो कहाँ है, क्या किस हाल में है वगैरह वगैरह। लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, और जो उनको जानने वाले या उनके शुभचिंतक उनको ढूंढ रहे हैं वो मिल नहीं रहे, फोन नहीं उठा रहे, उनका कोई पता नहीं है, कोई लोकेशन नहीं है। और आज के समय में पूर्व उपराष्ट्रपति जैसी हस्ती के साथ ये हो कि वो मिले नहीं तो क्या होगा। उसमें संजय राउत ने कहा है कि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने के बारे में सोच रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये भी सरकार के लिए बहुत ही हास्यास्पद स्थिति होगी कि एक व्यक्ति जो भी उपराष्ट्रपति था, सरकार ने ही बनाया था, और आपको उनका काम पसंद नहीं आया या आप उनसे नाराज हो गए तो आपने उनको हटा दिया, और 2-4 दिन में आपने उनका घर खाली करवा लिया, ऑफिस खाली करवा लिया, और ऐसी स्थिति बना दी कि वो किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं है या लापता है। जो भी स्थिति है वो चिंताजनक है, और सरकार के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, या सरकार के बारे में अच्छी राय नहीं छोड़ती है। तो ये भी बहुत मुश्किल स्थिति है सरकार के लिए कि उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा हो रहा है, और वही मोदी है तो मुमकिन है, या नामुमकिन मुमकिन है जैसा मामला है। तो नामुमकिन मुमकिन है में कुछ अच्छा, कुछ जनहित की बातें होनी चाहिए थी, तो वो सब तो कुछ नहीं हो रहा है, और इस तरह की चीजें अब आ रही हैं जो चिंताजनक है। अब इसी में ऐसी एक खबर है, सतपाल मलिक का देहांत हुआ, वो सरकार के खिलाफ थे, और उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होना चाहिए था, नहीं हुआ। ये सब सरकार की चूक है, वो सब तो है ही है। लेकिन सरकार मतलब भाजपा, मतलब मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जोड़ी, आप उसको जो जैसे समझिए, उन लोगों को इन सारी बातों से फर्क नहीं पड़ता, उनको परवाह नहीं है। लेकिन एक साथ कई सारी चीजें हो रही हैं, तो उससे लगता है कि वो दोनों कमजोर स्थिति में हैं, और इतने सारे मामले होंगे तो जाहिर है उसका असर भी होगा, और कोई कैसे डिफेंड कितने देर तक कर पाएगा और कितने दिन तक बचाव करेगा कोई, और जो बचाव कर पाएगा वो कितना प्रभावी होगा। तो ये सारी बातें हैं, और इसलिए ये सब महत्वपूर्ण है। ये सारी खबरें अब मिलकर महत्वपूर्ण होती हैं, और आज एक खबर की हम चर्चा नहीं कर रहे, इसीलिए हम सारी खबरों की चर्चा कर रहे हैं कि सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और सबका अलग अलग महत्व है, अलग अलग वैल्यू है। तो अब सत्यपाल मलिक के निधन के बाद, मैंने अगर कोई ये सोच रहा होगा कि सत्यपाल मलिक का निधन हो गया, वो बड़ा सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, अब नहीं रहे तो हम निश्चिंत हो गए, तो वो भी नहीं है। क्योंकि मृत्यु के बाद उनका एक बयान, वीडियो आ गया है बाहर, जो उन्होंने अस्पताल से रिकॉर्ड किया है, और देखने से लग रहा है कि जब उनका स्वास्थ्य काफी खराब था या खराब स्थिति में थे, तब वो अस्पताल से उन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो वो मृत्यु पूर्व बयान जैसा ही है, और उसको मृत्यु पूर्व बयान माना जा रहा है, और संभवतः वो अंतिम होगा, तो इसलिए भी वो मृत्यु पूर्व बयान जैसा है। और मृत्यु पूर्व बयान में उन्होंने यही कहा है कि वो आरोप से नाराज, तो अपने उनके ऊपर जो आरोप लगा या जो जांच वांच चल रही थी उससे तो वो नाराज है ही है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पे गंभीर आरोप लगाए हैं, और कहा है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो 4 जोड़ी कपड़े, कुछ घड़ी और 2 घड़ियां और क्या वगैरह वगैरह हैं, और मुझ पर ये भ्रष्टाचार का क्या आरोप। मैं तो उस भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, मैं तो उसमें शिकायत करता रहा हूं, तो मेरे खिलाफ उसकी जांच कराना मतलब क्या मतलब है, लोगों को समझना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये भी बहुत खराब जाता है कि सरकार के खिलाफ, सरकार के को जो जिसने सूचना दी, मैंने नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए थे, और उपराज्यपाल रहा हुआ एक आदमी कह रहा है कि मैंने भ्रष्टाचार की शिकायत की तो मुझे ही फंसा दिया गया।
ये तो अति है, अब इससे ज्यादा क्या होगा। चूंकि अब का आजकल अखबारों में छपता नहीं है, लोग चर्चा नहीं करते हैं, चाहे जिन कारण से, मैंने लोग डरते भी हैं, वो तो अपनी जगह है ही है। और जब पूर्व उपराष्ट्रपति का ये हाल है, तो आमतौर पे अगर सरकार के खिलाफ कोई होगा, खुलकर बोलेगा, तो उसका क्या होगा या क्या हो सकता है उस बताने समझाने की जरूरत नहीं है। या उसी की पुष्टि करने के लिए उपराज्यपाल लापता है और उसकी चिंता नहीं की जा रही है कि बाकी लोग डर के रहेंगे, बाकी लोग चुप रहेंगे, तो ये सब हो सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि बोलने वाले बढ़ गए हैं और ज्यादा लोग बोल रहे हैं, ज्यादा चल रहा है। तो ये सारी बातें, तो ये जो 4-5 ये तो वो खबरें हैं जो आपने भी बताई थी, मैंने उसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दिया। लेकिन कल जो अखबार में खबर छपी थी, जो बड़ी दिलचस्पी, मैंने परसों अपने वायुसेना प्रमुख ने घोषणा की उसकी, और लगभग 3 महीने बाद ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद, ऑपरेशन सिंदूर मई में हुआ था, मई के शुरुआती महीने में, जून जुलाई अगस्त 3 महीने बाद ये घोषणा की गई कि हमने पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए थे। और आज ये खबर सभी अखबारों में पहले पेज पे बड़ी प्रमुखता से है, कई अखबारों में लीड भी है, सेकेंड लीड भी है, कुछ ही अखबारों में वो पहले पन्ने पे डबल कॉलम की खबर की तरह छपी है, ज्यादातर में वो लीड सेकंड लीड की तरह। तो ये खबर जो 3 महीने बाद आई, जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसको 6 महीने तक कोई 6 महीने ने 3 महीने तक जिसका कोई संकेत नहीं था, ना सरकार की तरफ से ऑफिशियली ना अनऑफिशियली। मैंने सरकार ने कभी ये नहीं कहा कि हमने, सरकार ने का मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी युद्ध के दौरान या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी हुई या जो खबरें छपी, उसकी खबर जैसे भी आई, मैंने आज सब ढूंढ लिया, पूरी तरह से अच्छी तरह से खंगाल लिया, और मुझे कहीं ये संकेत नहीं मिला कि ये कभी कहा गया हो कि हमने पाकिस्तान का भी नुकसान किया है या उसके 6 विमान गिरा दिए हैं, और हम उसका डिटेल अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि युद्ध में नहीं दिया जाता है या कुछ ऐसे कारण से, या हम अभी देना नहीं चाहते वगैरह। तो ऐसा कुछ संकेत घुमा फिरा के भी नहीं था। यही कहा गया था कि हमने उनके हवाई ठिकानों पर हमला कर दिया। और आज जो छपा है कि 6 विमान गिराए, तो खबर अगर आप पढ़ेंगे, जो शीर्षक में नहीं है कहीं भी, और किसी अखबार ने हाईलाइट किया है, खबर में ये लिखा गया है कि दावा ये किया गया कि हमने 300 किलोमीटर या 300 मील से जो अटैक किया वो उनके हैंगर पे हुआ, और उस हैंगर में F-16 विमान होंगे और एक बड़ा विमान था सेना का, वो सब डैमेज हुआ ही होगा। ये वैसे ही खबर है जैसे बालाकोट हमले के समय कहा गया था कि हमने एक ऐसे ठिकाने पे बम गिरा दिया जहां 300 मोबाइल चार्ज हो रहे थे, इसलिए 300 लोग मर गए होंगे, और 300 लोग मर गए थे, वो सब फिर आतंकवादी गतिविधि दावा किया गया कि खत्म हो गया वगैरह वगैरह, और फिर जो है पहलगाम हो गया। तो ये जो दावा करते हैं कि आतंकवादी हमने मार दिए, तो पिछली बार मैंने बालाकोट के समय 300 मारे थे, इस बार 100 मारने का दावा किया, और परमाणु केंद्र को नुकसान हुआ वगैरह वगैरह सारी बातें बताई, लेकिन उनके 6 विमान गिराए वो नहीं बताया। और 6 विमान गिराए ये अभी भी नहीं कहा जा रहा है, भले छपा ये है या भाव ये दिया गया है कि भारत ने 6 विमान गिरा दिए, लेकिन खबर ये है कि हमने अटैक उनके हैंगर पे किया, उससे विमान नष्ट हो गए होंगे। और ये नहीं बताया कि 6 हमने अलग अलग दिन गिराए, कि इसी एक में अटैक हो गया, हवा में थे वो और हैंगर में थे। ये तो खैर मतलब एक विमान भी अगर हैंगर में अटैक करने से गिरा है तो उसको उस दिन कहने बताने में क्या दिक्कत थी। और उस दिन अगर आपको पता नहीं चला तो आप क्या कर रहे थे, सो भी महान है। तो जो युद्ध हुआ ऑपरेशन सिंदूर, वो क्या था, कैसे था, राम जाने, क्यों हुआ, क्यों बंद हुआ, वो तो कोई नहीं ही जानता था, और वो सब तो नहीं ही बताया गया। अब एक नया रहस्य आ गया कि 6 विमान गिर गए। 6 विमान गिर गए में खास बात यह भी है कि भारत सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान के YouTube चैनल सारे बंद कर दिए गए थे, जिससे आप देख नहीं सकते। पाकिस्तान के समाचार चैनल पहले से बंद है वगैरह वगैरह, तो आप उसकी पुष्टि कर नहीं सकते थे, आपको सूचना होने का कोई तरीका नहीं था। 3 महीने बाद सरकार ने कह दिया, तो आपके पास उसको मानने और उस पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं मानते तो मत मानिए, सरकार को क्या फर्क पड़ता है। तो पहले ये लग रहा था कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है, और हो सकता है, माने आज जिस ढंग से खबर छपी है और जिस ढंग से चुनाव वाली खबर, राहुल गांधी वाली खबर कम छपी है, तो वो हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी की खबर वैसे भी कहाँ छप रही थी, तो इसकी जरूरत मुझे लगता नहीं है कि थी। और अगर थी, समझा गया, तो इससे जितना मामला आसान हुआ होगा सरकार के लिए,
मुझे लगता है कि उससे ज्यादा भारी हो गया है सरकार के लिए। और सरकार का समर्थन, सरकार का प्रचार, सरकार मतलब नरेंद्र मोदी का समर्थन प्रचार करने का हद ये है कि आज अमर उजाला महान अखबार में एक फोटो है जो प्रधानमंत्री से एक बच्ची किस कर रही है जो स्कूल यूनिफॉर्म में है। तो अब राखी पे स्कूली बच्चों को प्रधानमंत्री के घर बुला के ले जाने का क्या मतलब है? राखी तो भाई बहन का त्योहार है, तो स्कूली बच्चों, स्कूल के शिक्षकों को बुलाओ तो एक बात भी है कि वो प्रधानमंत्री के भाई बहन की उम्र के हैं, ये तो नाती पोते की उम्र के हैं। तो स्कूली बच्चे, और 75 साल के आदमी का नाती पोता कॉलेज में चला जाता है, स्कूल में कहाँ रहता है? आमतौर पे मतलब भारतीय समाज में 75 साल के आदमी का बच्चा, नाती पोता कॉलेज में चला जाता है, स्कूल में नहीं होता है। तो नाती पोते के उम्र के बच्चों से राखी बंधवाने और इसका कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप बंधवाना चाहते हैं तो बंधवाइए, वो सब होता है, ठीक है, लेकिन उसमें खबर क्या है? और खबर ये कि कोई बच्ची किस ले रही है, तो प्रधानमंत्री का जो घर बंगला जितना बड़ा है, भव्य है, उसमें कोई बच्चा जाएगा और उसको बताया जाएगा कि यही इन्हीं का घर है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी हो, बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जाहिर है बच्चा जो है, बच्चा क्या कर सकता है? बच्चा किसी से किसी करता है बच्चा, और क्या करेगा? तो बच्चा किस ले लेगा, तो उससे क्या पता चलता है और कैसे आप दावा कर सकते हैं कि वो जो है प्रधानमंत्री बहुत महान है इसलिए वो बच्चा उनको किस कर रहा है? और एक बच्चा 144 करोड़ की आबादी में प्रधानमंत्री को किस कर दिया, उससे कुछ साबित नहीं होता, कोई खबर नहीं है। मैंने ठीक है वो सब किया गया, इवेंट था, लेकिन खबर छापने के पहले संपादक जी को तो सोचना चाहिए कि मैं क्या छाप रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, क्या कन्वे करना चाहता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई खबर थी, फिर भी आज पहले पेज पे छपी है। तो इस खबर को देखकर, किस करते हुए फोटो को देखकर मुझे याद आया कि एक प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन के पुराने गाने की बात चली, कुछ पुराना गाना बना था, उनका बड़ा लोकप्रिय गाना, बड़ा हिट गाना था, लोकप्रिय नहीं, उस समय हिट हुआ था, जुम्मा चुम्मा दे दे। तो जब उस गाने में बात चली तो अमिताभ बच्चन ने मंच से कहा कि किसको चुम्मा देना है, और मंच मैंने सामने बैठे श्रोताओं में बैठी तमाम बॉलीवुड की अभिनेत्रियां, सीनियर पुरानी, जो जाहिर है अमिताभ बच्चन के समकक्ष भी थी, और प्रीति जिंटा भी थी शायद उसमें, मुझे जहां तक याद है, ये सब लोग दौड़कर, लगभग दौड़कर मतलब महिलाएं वो एक समारोह में क्या दौड़ेंगी और कितना दौड़ पाएंगी, लेकिन लगभग दौड़कर लाइन लगाकर इन लोगों ने चुम्मा दिया या लिया, जो कुछ भी कहा जा सकता है। तो अगर आज जो प्रधानमंत्री की फोटो छपी है कि किस लेने से कोई बहुत लोकप्रिय, बहुत महान हो जाता है, तो अमिताभ बच्चन 2013 में ये सार्वजनिक रूप से दिखा चुके हैं कि उनको किस लेने के लिए बच्चियां नहीं, अधेड़ महिलाएं जो समझदार और इन बच्चियों के मुकाबले बहुत समझदार और परिपक्व हैं, वो किस लेने के लिए तैयार थी। और सार्वजनिक रूप से तमाम वीडियो कैमरे में, मैंने शायद लाइव टेलीकास्ट देखा था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैंने, और उन दिनों तो लाइव टेलीकास्ट ही होता था, लाइव टेलीकास्ट ही देखा होगा या रिकॉर्डिंग देखी होगी, जो कुछ भी हो, तो वो मैंने देखा था। तो अगर मुझे लगता है कि किसी बच्चे को, किसी नए उप संपादक को लगा हो कि ये खबर बहुत बड़ी है और हमारे प्रधानमंत्री महान है, तो उसने उसको पहले पन्ने पर लगाने के लिए और इस प्रशंसा के साथ सोचा भी हो, तो जो कोई भी वहां सीनियर था उसका काम था कि कहा जाता कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है और इससे प्रधानमंत्री की तारीफ नहीं हो रही है, इससे शिकायत ही होगी, या इसमें लगेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री को अगर कोई किस ले ही रहा है, या 75 साल के आदमी को कोई 10-12 साल का बच्चा या बच्ची किस ले रहा है, तो वो कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बताता है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो आजकल खबरें भी ऐसे छप रही हैं, या प्रधानमंत्री की प्रशंसा भी ऐसे की जा रही है। तो तमाम सारी बातें हैं और तमाम सारी खबरें हैं, मुझे ये सब दिलचस्प लगी। उसमें एक खबर जो न्यू नॉर्मल की है, आजकल भारत में नया नॉर्मल शुरू हो गया है, तो एक खबर यह है कि एक आईजी साहब की बेटी, रिटायर्ड आईजी की एक बेटी ने उनके खिलाफ वकालत की इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और जो आदेश आया उसमें वो जीत गई, वो अपने पिता से मुकदमा जीत गई। तो मामला ये था कि एक कोई हेड कांस्टेबल पर किसी आरोप था कि उसने बीएसएफ की किसी जवान की बेटी से ट्रेन में कोई जबरदस्ती छेड़छाड़ की या जो कुछ भी की, तो उसकी जांच हुई थी। तो रिटायर्ड आईजी साहब जो हैं, उन्होंने उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया था, और बाद की जांच में पता चला, या कोर्ट ने कहा कि वो जो जांच थी इनकी आईजी साहब की, वो ठीक नहीं थी, और उसको वापस नौकरी पे बहाल करने का आदेश हुआ, जो आईजी साहब ने नहीं माना और कहा कि नहीं वो बर्खास्तगी सही है, और उसे वापस नहीं रखा, और आईजी साहब रिटायर हो गए। अब वो उस
हेड कांस्टेबल में जो कोर्ट के आदेश के बाद चाहता था कि उसको रीइंस्टेट किया जाए या नौकरी उसकी फिर से मिले, उसको निकाल दिया गया था नौकरी से, तो उसका केस आईजी साहब की बेटी लड़ रही थी, उसी आईजी साहब की बेटी जिनके आदेश से या जिनने इंक्वायरी की थी या जिनके आदेश से इसकी नौकरी गई थी। तो कोर्ट में सब कार्रवाई होने के बाद वो जीत गया कांस्टेबल, या इन्होंने जितने उनकी बेटी ने उसकी वकालत की, वो जीत गई और उसको फिर से रीइंस्टेट करने का ऑर्डर हुआ और शायद रीइंस्टेट भी कर दिया गया है, जो कुछ भी मामला हो। लेकिन और हाँ, उसमें ये भी कहा गया है, मतलब अखबार में बड़ी तारीफ की तरह खबर छपी है, और वो महिला ने कहा, उस वकील ने कहा है जो उनकी बेटी है, कि हम लोग जो है, हम लोगों का आपस में कोई लड़ाई नहीं है और मैं उनके खिलाफ जरूर थी, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है, वो अपना काम कर रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। और वो जो हेड कांस्टेबल है उसने भी कहा है कि मुझे नहीं पता था कि हमारी वकील जो है सो उसी आईजी की बेटी है जिन्होंने मुझे नौकरी से निकाला था। तो सुनने पढ़ने में तो अच्छा लगता है, बात खबर भी ठीक है, बड़ी है, अगर ऐसा हुआ है तो खबर भी है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है और ये पहले नहीं होता था। वकीलों के लिए सामान्य नियम है, या किसी के लिए भी, कि आप अपने रिश्तेदार के लिए काम नहीं करेंगे, रिश्तेदार के खिलाफ या पक्ष में काम नहीं करेंगे। जज का बेटा अगर उन्हीं की अदालत में वकील हो जाए, या बेटा या बेटी, तो जज साहब का फैसला निष्पक्ष होगा, क्या गारंटी है? तो अमूमन लोग मना कर देते हैं, या तो वकील मना कर देता है कि मैं इनके अदालत में पेश नहीं होऊंगा, या जज कहता है कि आपका मामला मैं नहीं सुनूंगा। जो कुछ भी है इस तरह से होना चाहिए, और नैतिकता का तकाजा है कि ये हुआ, ऐसा किया जाए। तो इस केस में ऐसा नहीं हुआ, और सरकारी पक्ष जो था, अगर आईजी ने कहा, मैंने मुझे नहीं लगता कि खबर जो छपी है उससे लगता है कि वो सरकारी पक्ष रख रहे थे, लेकिन जाहिर है सरकारी पक्ष के साथ एक सरकारी वकील भी होगा। आईजी साहब तो अपनी बात कहेंगे कि विभागीय कार्रवाई उन्होंने क्या की, लेकिन वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो रिटायर्ड हो गए। तो एक वकील भी उनके साथ होगा, तो सीधा एक तरह से प्रत्यक्ष नहीं था, फिर भी कार्रवाई चूंकि पिता की हुई थी और बेटी को विरोध करना था, तो ये प्लान भी तो हो सकता है पहले से, या अब प्लान हो सकता है, क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन नैतिकता का तकाजा था कि ये मामला उनकी बेटी नहीं देखती और इसको पहले ही रोका जाता। मैंने जज साहब को भी देखना चाहिए था और ये घोषणा की जानी चाहिए थी। मैंने जैसे वकील को नहीं पता था, सॉरी क्लाइंट को नहीं पता था, तो ये घोषणा की जानी चाहिए थी कि वो आईजी इनकी बेटी, आईजी इनके पिता है, या ये वकील जो है सो आईजी, उसी आईजी की बेटी है। ये जज को भी पता होना चाहिए था, दूसरे वकील को भी पता होना चाहिए था, और क्लाइंट को तो पता होना ही चाहिए था। और अगर नहीं पता था तो गड़बड़ है, और पता होने के बावजूद ये मामला चला और फैसला हुआ तो बिल्कुल अनैतिक है, बिल्कुल गड़बड़ है। मैं नहीं कहता सरकार हार गई, कुल मिलाकर मामला यही हुआ कि सरकार हार गई। अब ठीक है कि उसको हारना ही चाहिए था, हटाया गया था, वो अनुचित ही था, लेकिन और सब था तो फिर खबर क्यों है? फिर खबर क्या हुई उसमें? फिर अब सब होना ही था, वही हुआ तो कौन सी बड़ी बात है? ये वैसे ही है कि कसाब को फांसी होनी ही थी, तो कसाब के वकील साहब को आपने राज्यसभा की सदस्यता दे दी। तो अगर ऐसा होना ही था और वही हुआ है तो फिर खबर क्या, कौन सी बड़ी बात है? और नहीं होना था तो ये गड़बड़ है, या गड़बड़ क्यों नहीं है, हम गड़बड़ क्यों नहीं माने? तो ये न्यू नॉर्मल है और आजकल ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो मतलब यह है कि आप ऐसे देखिए कि सरकार या प्रधानमंत्री एक तरफ अगर कमजोर होते दिख रहे हैं, उनके खिलाफ काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ न्यू नॉर्मल जो चल रहा था वो वैसे ही है। मीडिया अपना जैसे लगा हुआ था सेवा में, वो वैसे ही सेवा में लगा हुआ है और खबरें वैसे ही छप रही हैं। उसमें ये शामिल है कि 5 विमान गिराने की खबर छपी, किसी अखबार ने ये सवाल, ये हिचक, शंका नहीं जताई है कि भारत का क्या हुआ, भारत का क्या एक भी विमान नहीं गिराया गया? वो ट्रंप ने जो कहा था कि 4-6 गिराए गए हैं, तो उसमें क्या 6 वो पाकिस्तान के थे, भारत का एक भी नहीं गिरा? और भारत का एक भी विमान नहीं गिरा तो नहीं गिरा, क्या जम्मू में जैसा नुकसान हुआ वैसा पाकिस्तान में कहीं नुकसान हुआ है? कोई चर्चा नहीं, कोई खबर नहीं, ना माने सेना प्रमुख ने कहा, ना अखबारों में कोई खबर है, ना किसी को चिंता है। जो कहा गया वो छाप दिया, लोगों की नौकरी पूरी हुई, सरकार की तारीफ हुई, सरकार के राजा का बाजा बजाया गया, बस काम खत्म। यही हो रहा है मीडिया में और यही आज खबर है, यही आज की खबरें हैं जिनका अंतिम संस्कार किया जाना जरूरी है। चलिए, सभी खबरों का आपने विधिवत अंतिम संस्कार करने का प्रयास किया है। अगर किसी को लगता है रह गया हो तो वो भी अपना सहयोग, और भी खबरें हैं, कितनी खबरों की चर्चा की जाए, मतलब ये मुझे जो महत्वपूर्ण लगी और मुझे लगा मुख्य खबरें रह गई। अब
कल फिर देखेंगे क्या होता है, या 300 सांसद जो जाएंगे चुनाव आयोग तक ये क्या लेके आएंगे, ये हम आपसे कल चर्चा करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। संजय सर का आभार और धन्यवाद। नमस्कार।